एक अच्छा बीज ही अच्छे उत्पादन की गारंटी दे सकता है। इसीलिए हमेशा एक बात कही जाती है कि आप उन्नतशील अच्छे बीजों का प्रयोग करें जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। लेकिन अच्छा बीज कौन है, ये समझ ना तो किसानों को है और ना ही विक्रेताओं के पास है। अगर आप किसान हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, बीज कितने प्रकार के होते हैं? ज़्यादातर जो किसान हैं उनका जवाब होगा कि 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। वहीं अगर आप विक्रेता हैं तो मैं आपसे सवाल करूं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो 3 पर ही किसानों की तरह ही बता देंगे और कुछ लोग दिमाग पर ज़्यादा जोर डालेंगे तो बता देंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बीज पूरे 11 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 11 प्रकार के बीजों से तय होता है कि किस किसान को कितना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 11 प्रकार के बीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो इस जानकारी को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसान हैं तो आप अपने किसान मित्रों के साथ इसे साझा कीजिए। विक्रेता हैं तो आप उन्हें अपने विक्रेता मित्रों के साथ साझा कीजिए। जिनके पास संसाधन नहीं है तो उन्हें आप अपने स्मार्टफोन में दिखा दीजिए ताकि उन्हें बीजों की अच्छी खासी समझ हो जाए। साथ ही साथ देखिए, एक एक करके मैं बीजों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताऊंगा कि जो कंपनियां दावा करती हैं कि 1 एकड़ में इतना क्विंटल उत्पादन होगा, तो जब किसान उत्पादन करता है तो वो क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में भी हम बीजों के जब प्रकार को बता लेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो आज के इस बीजों के महाविज्ञान वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सीड होता है ब्रीडर सीड। वैज्ञानिकों के वर्षों की कड़ी मेहनत और शोध के बाद जब एक इच्छित गुण वाला नए प्रकार का बीज तैयार होता है तो उसे ब्रीडर सीड यानी कि जनक सीड कहा जाता है। इस बीज की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता 100% की होती है जो सरकार द्वारा चेक की जाती है, फिर इसे ब्रीडर सीड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ब्रीडर सीड को बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इसे सिर्फ शोध कार्यों के लिए अनुबंध के आधार पर सिर्फ एक दूसरे को दिया जाता है। तो अनुबंध के आधार पर दे करके दूसरे नंबर का बीज जो है वो न्यूक्लियर सीड बनाया जाता है। न्यूक्लियर सीड का उत्पादन जो है वो वैज्ञानिकों की पूर्ण निगरानी में छोटे से फार्म के पॉली हाउस में की जाती है। न्यूक्लियर सीड की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता ब्रीडर सीड की तरह ही 100% रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि न्यूक्लियर सीड से ही उत्पादित सीड को ब्रीडर सीड बनाया जाएगा। न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनाने की एक नहीं अनेकों रिसर्च कंपनियों को अनुबंध के आधार पर दिया जाता है जिससे ज़्यादा मात्रा में जनक सीड को बनाया जा सके। न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड को मार्केट में बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, इसीलिए इन बीजों को सरकार से कोई सर्टिफिकेट लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है। और इसी ब्रीडर सीड से किसी भी प्रजाति की उत्पादन क्षमता का निर्धारण भी किया जाता है। यहाँ हो सकता है आपको न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ब्रीडर सीड बना उसके बाद न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर से फिर ब्रीडर कैसे बन सकता है। आपको बता दें कि जो भी जनक होता है वो एक ही होता है। न्यूक्लियर सीड सिर्फ एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर जनक सीडों यानी कि ब्रीडर सीड को बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ब्रीडर सीड तो सिर्फ शोध कार्य करते हैं, वो छोटी सी मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो न्यूक्लियर सीड सिर्फ एक प्रकार का स्टेज है जहां पर ब्रीडर सीड को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, जिसे अनुबंध के आधार पर बड़े बड़े फर्म को दिया जा सके। तो न्यूक्लियर सीड से जो ब्रीडर सीड बनते हैं उनसे तीसरे नंबर का सीड यानी कि फाउंडेशन सीड बनाया जाता है। फाउंडेशन सीड रिसर्च कंपनियों द्वारा अपनी पूर्ण निगरानी में बड़े मात्रा में बड़े बड़े क्षेत्रों में बुआई करके फाउंडेशन सीड उत्पादित किए जाते हैं। फाउंडेशन सीड को सबसे पहले एनएससी, कृषि विज्ञान केंद्र, सहकारी समिति, कुछ प्राइवेट कंपनियों व कुछ मात्रा में किसानों को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसकी ज़्यादातर तो बिक्री नहीं की जाती है, पर इसमें जो खर्चे लगते हैं वो उनसे लिए ज़रूर जाते हैं। अब इस फाउंडेशन सीड की जब बुआई की जाती है तो इससे चौथे नंबर का सीड सर्टिफाइड सीड बनता है। सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड को काफ़ी बड़े वर्ग में बांट दिया जाता है। सभी अपने खेतों में खुले आसमान के नीचे फाउंडेशन बीज की बुआई करते हैं, सर्टिफाइड बीज का उत्पादन करते हैं। यही सर्टिफाइड बीज सभी किसानों को बुआई के लिए मिलता है।
इसी सर्टिफाइड बीज को ओपी सीड यानी कि ओपन पॉलिनेटेड सीड भी कहा जाता है। ओपन पॉलिनेटेड का मतलब है खुले आसमान के नीचे लाभकारी कीटों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, वायु के द्वारा प्राकृतिक रूप से परागण का होना, तो इसे ओपन पॉलिनेशन कहा जाता है। जब भी आप किसी एक नई प्रजाति के बारे में सुने कि यह मार्केट में आई हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसके बारे में यह जानकारी अवश्य पता करें कि इसकी खोज व शोध करने में कितने साल लगे हैं और कितने साल पहले यह मार्केट में आई हुई है। क्योंकि एक प्रजाति को शोध करने में तो बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, 10-15 साल भी लग जाते हैं, लेकिन शोध कार्य होने के बाद जो ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड बनने में और डिस्ट्रीब्यूट होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जाता है, तब जा कर के सर्टिफाइड सीड भी जो है वो मिलना शुरू होता है। और इसमें भी अगर आप 5 से 6 साल का इंतज़ार कर सकते हैं, तब आप लें प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वहाँ से। जो सरकारी संस्थान हैं जैसे एनएससी केंद्र, मैंने बताया एनएससी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सहकारी समिति, यहाँ पर सरकार के द्वारा ये नए बीज जो हैं उन्नतशील बीज जल्दी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या प्राइवेट दुकानें हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धांधलेबाजी भी इनमें की जाती है। इनके नाम पर अलग बीजों को दे दिया जाता है, जिससे जो 4 महीने 5 महीने की खेती कर रहा है उसे बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब भी आप नए प्रकार के बीज को खरीदने जाएं तो इस बारे में ज़रूर पता करें कि वह कितने साल पहले आई है मार्केट में, और अब क्या इसकी संभावना है कि यह हमें ओरिजिनल बीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ओरिजिनल सीड मिलने की संभावनाएं कम हैं तो आप अभी जिन बीजों की बुआई कर रहे थे, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल रहा था, उन्हीं बीजों का उत्पादन आप करते रहें। कोशिश कीजिए कि आप नए सीड जब भी खरीदने जाएं तो सहकारी समिति, किसान विज्ञान केंद्र, वहाँ पर आप इससे खरीद सकते हैं। ज़्यादातर जो हैं पूसा के है या जो अन्य संस्थान हैं वो समय समय पर इन बीजों को रिलीज़ भी करते हैं, जो कि 10 से 15 दिन के लिए ही खुलते हैं। तो ज़्यादातर ये है अपने सेंटर से ही देते हैं। ऑनलाइन की सुविधा भी बहुत कम लोग उपलब्ध करवा पाते हैं। तो जब भी आप नए सीड लें तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। अब आता है 5वें नंबर का सीड, हाइब्रिड सीड। 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के नर मादा को लेकर के उसकी कुदरती शक्तियों को तकनीकी की मदद से एक पौधे में डालकर उच्च इच्छित शक्तियों वाला बीज बनाया जाता है। इसे हाइब्रिड सीड कहा जाता है। हाइब्रिड सीड किसानों को एक बार खरीदकर एक ही बार लगाना चाहिए। अगर कोई किसान अगले साल स्वयं उत्पादित हाइब्रिड सीड की बुआई करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है, और जबरन जिन शक्तियों को तकनीकी की मदद से उनमें डाला गया था वो प्राकृतिक परागण यानी कि ओपन पॉलिनेशन के बाद उसमें पुनः नहीं होते हैं। इसीलिए जब हाइब्रिड सीड उत्पादित करने के बाद पुनः लगाया जाता है तो उसका कोई खास उत्पादन नहीं मिलता है। जो कि प्रमाणित बीज का उत्पादन है वो भी उत्पादन वो नहीं दे पाती। इसीलिए हमेशा हाइब्रिड सीड एक ही बार लगाना चाहिए। अब आता है 6ठे नंबर का सीड, जिसे कहते हैं रिसर्च सीड। ये ऐसे सीड होते हैं जिन पर कंपनियां रिसर्च कर रही होती हैं और इसी बीच मार्केट में किसानों के लिए उतार भी देती हैं, जिससे उन्हें शोध कार्य पर खर्च करने वाले का पैसा जो है वो किसानों से मिल जाता है। साथ ही रिसर्च के किसानों के परिणाम भी मिल जाते हैं। अगर परिणाम अच्छा रहा तो शोध कार्य आगे किए जाते हैं, अन्यथा शोध कार्य बंद कर दिया जाता है। अब आता है 7वें नंबर का सीड, जिसे कहते हैं इम्प्रूव्ड सीड। जिन रिसर्च सीड के किसानी परिणाम अच्छे नहीं मिले, लेकिन उनमें क्या कमी थी जिसके कारण किसानी परिणाम अच्छे नहीं मिले, यह बात रिसर्चर को अच्छे से पता चल गई और उनमें सुधार करके फिर उन्हें मार्केट में उतारा जाता है, तो उसे इम्प्रूव्ड सीड कहते हैं। 8वें नंबर का सीड हमारा होता है ट्रूथफुल लेबल सीड, इन्हें हम टीएल सीड्स भी कहते हैं। देखो, ट्रूथफुल लेबल सीड बनाने का काम कोई भी व्यक्ति सीड इंस्पेक्टर को जानकारी दे करके कर सकता है। इनमें 2 गुणवत्ता की जांच की जाती है, एक भौतिक शुद्धता की जांच, दूसरा जमाव का प्रतिशत। बाकी इसके उत्पादन की गारंटी बोने वाले किसान की ही होती है। जिस कंपनी के नाम पर बेचा जाता है उसकी हो सकती है। सब्जी वर्गीय फसलों में किसानों को इन्हीं टीएल सीड से काम चलाना होता है, कोई विकल्प नहीं है। ये टीएल सीड बोने की मजबूरी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी साबित होती है। टीएल सीड की भौतिक व आनुवंशिक शुद्धता तो 98% की होती है, लेकिन जमाव का प्रतिशत ज़्यादातर बीजों का 60 से 70 तक होता है। कुछ का ही 70 मिल पाता है, ज़्यादातर का तो 7% होता है।
यानी कंपनियां सीधे तौर पर कह रही हैं कि हमारे 100 बीज में से 60 बीज ही जमाव आएगा, यह मेरी गारंटी है। लेकिन किसानों को इस 60 में से 40 का ही जमाव अक्सर मिल पाता है। अगर सब कुछ सही रहा, यदि बुआई में मौसम में कोई ऊपर नीच नहीं होती है, जमीनी कीटों का प्रकोप नहीं होता है, तो जमाव 60% का देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गर्मियों में यह 40% ही देखने के लिए मिलता है। यदि बुआई में मौसम में कुछ ऊपर नीचे हो गया या जमीनी कीटों का प्रकोप हो गया, तो यह 10 से 20% ही जमाव देखने के लिए मिलता है, और यही सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है। आपको एक थोड़ा सा संदेह यहाँ पर हो सकता है हाइब्रिड सीड और टीएल सीड्स में, क्योंकि हाइब्रिड सीड के पीछे भी टीएल का जो है वो ट्रूथफुल लेवल लगा हुआ होता है, और ये टीएल सीड जो हैं उनके पीछे भी सेम ही लगा होता है। तो हाइब्रिड सीड में थोड़ा इससे कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करना चाहूँगा। जब भी आप हाइब्रिड सीड को देखेंगे तो उसके जमाव का प्रतिशत जो है वो हमेशा 80 से एबव ही मिलेगा। 80 तो कम से कम आपको मिलेगा ही। साथ ही आपको उन हाइब्रिड बीज अगर ख़राब होता है तो कंपनियां उसके बदले में दूसरे सीड्स आपको अवेलेबल कराएंगी, लेकिन टीएल सीड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। और ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि टीएल सीड्स में कभी हाइब्रिड लिखा ही नहीं होता है, बल्कि उसे हाइब्रिड को F1 से संबोधित किया जाता है। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं और हाइब्रिड लिख देते हैं, लेकिन वो असल में वो जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का होता है उसमें ज़्यादातर लोग हाइब्रिड लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल से आप सचेत रहिएगा। जिसमें जो बहुत ही सस्ते दामों में हाइब्रिड लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब वो टीएल सीड्स का सबसे घटिया जो क्वालिटी का बीज है वो है। टीएल सीड्स भी कुछ ब्रांडेड कंपनियों के अच्छे आते हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छा बनाती हैं, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करती हैं और काफ़ी ऊंचे दामों में बेचती भी हैं, जो कि हाइब्रिड कह करके उन्हें बेचती हैं। लेकिन अक्सर ये होते टीएल सीड से ही हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि ट्रूथफुल लेवल और हाइब्रिड सीड के बारे में अंतर पता चल गया होगा। सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसके जमाव का प्रतिशत जो है वो ही क्लियर कर देगा कि ये ट्रूथफुल लेवल सीड है, ये हाइब्रिड सीड है। अब हम बात करते हैं अगले अपने सीड्स 9 नंबर की सीड्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक सीड। बिना किसी रसायन, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे कीटनाशक हो, कवकनाशक हो या खरपतवार नाशक हो, जिसका प्रयोग एक भी किसी रासायनिक का नहीं किया गया है, यानी कि पूर्णतः जैविक तरीके से की गई खेती है, उससे उत्पन्न बीज को ऑर्गेनिक सीड कहते हैं। इनकी कीमत जो है आम रासायनिक बीजों की अपेक्षा महंगी होती है। इन बीजों की खरीदारी भी वही किसान करते हैं जो पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सक्षम होते हैं या तैयारी किए हुए होते हैं कि इस बार मुझे ऑर्गेनिक खेती ही करनी है। और इनके जो प्रोडक्ट हो, जो उत्पादन होता है ऑर्गेनिक खेती से, वो भी मार्केट में काफ़ी महंगे दामों में बिकते भी हैं। अब आता है 10वें नंबर का सीड, जिसे हम हेयरलूम सीड्स कहते हैं। ऐसे बीज जिनको 20 से 30 सालों पहले बोकर अच्छा उत्पादन लिया हो और धीरे धीरे उत्पादन या किन्हीं अन्य समस्याओं के कारण बीज की बुआई बंद कर दी गई हो। इसी बुआई बंद बीज को वैज्ञानिक पुनः शोध करके मार्केट में लॉन्च किए हों तो इस बीज को हेयरलूम सीड कहते हैं। वैसे मार्केट में आपको हेयरलूम सीड देखने के लिए कभी नहीं मिलेंगे। इसका कारण है वैज्ञानिक नए शोध के बाद उसे नया नाम दे देते हैं, फिर उसी नाम से मार्केट में ये छा जाता है। और वैज्ञानिकों की मजबूरी भी रहती है, क्योंकि जिन कारणों की वजह से उस बीज को बोना बंद कर दिया गया है वो किसानों के मन में बसा होता है, तो इसीलिए उसे नया नाम देना भी ज़रूरी होता है। जब नया नाम दे दिया जाता है तो किसानों के बीच उसे उत्पादन करने की इच्छा शक्ति भी ज़्यादा होती है और क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बिक्री भी बढ़ती है और दूसरा अच्छा खासा परिणाम मिलता है, तो प्रमोशन भी ज़्यादा मिलते हैं। अब हमारा है आखिरी सीड, 11वें नंबर का सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सीड, जिसे हम जीएमओ सीड कहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के पेट को भरने के लिए अधिक उत्पादन की ज़रूरत है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने जीएमओ सीड इजाद किया। जीएमओ सीड से मनचाहा उत्पादन, मनचाही रोग प्रतिरोधक क्षमता, मौसम प्रतिकूलता सहन शक्ति डाली जाती है, जिसे कम पूंजी कम लागत में 1 एकड़ में 2 एकड़ जितना उत्पादन लिया जा सकता है। इसी प्रकार के पूर्णतः आनुवंशिक नियंत्रण से बने हुए बीज को जीएमओ सीड कहते हैं। इतनी खासियतों के बावजूद भी जीएमओ सीड भारत में कपास को छोड़ करके अन्य किसी भी तरीके से खरीदना, बेचना, उत्पादन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। कपास से कपड़े बनते हैं, खाया नहीं जाता है, इसीलिए उस पर छूट है।
जीएमओ सीड्स का भारत में प्रतिबंधित होने का सबसे बड़ा कारण है इससे उत्पन्न होने वाला अनाज चारा जो भी खाएगा वह ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं रहेगा। जल्द ही उसके शरीर बीमारियों की गिरफ्त में आ जाएंगे और उचित इलाज के अभाव में परलोक सिधार जाएगा। यहाँ मैंने कम शब्दों में जीएमओ सीड के बारे में बताने की कोशिश की है। जीएमओ सीड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक स्पेशल वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको भी इस जीएमओ सीड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं वीडियो को लेकर के आऊँगा। वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो जीएमओ सीड के बारे में और जो उत्पादन किसानों को नहीं मिल पाता है जो कंपनियां दावा करती हैं, तो इसके बारे में हम अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसा आपकी डिमांड रहेगी उतना जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो अभी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अन्य किसान मित्रों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फटाक से वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।